हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी वत्सल शाह। फ्रेंड्स, आपके बैच यस्टरडे से स्टार्ट हुआ एंड हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टॉपिक डिस्कस कर लिया था। एंड आज हमको मेन टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? अच्छा, इसको हम आज से क्लास में बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट इंड एएस। फ्रेंड, सबसे पहले मैं जब बोलूँ इंड एएस तो आपके सिलेबस में इंड एएस इंक्लूडेड है। एंड अगर आपके सिलेबस में इंड एएस इंक्लूडेड है तो वो कौन सी एंटिटीज़ वो इंड एएस को फॉलो करेगा वो भी आपको जान लेना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखा था। एंड वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मैं आपको याद करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको दो जगह पे दिए थे। एक कंपनीज एक्ट में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बोला था, एंड द दूसरा दैट इज नथिंग बट आईसीएआई ने भी बोला था। पर कॉरपोरेट एंटिटीज के लिए कंपनीज एक्ट बोलेगा, पर नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज के लिए किसने बोला था? तो क्या आईसीएआई ने बोला था। कहने से हमने वहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 किए थे, 4 बाइफर्केशन किए थे, दैट इज समथिंग बट एसएमसी, एसएमई, नॉन एसएमसी एंड द नॉन एसएमई। ये बाइफर्केशन के हिसाब से देर आर सम वेरियस एग्जम्पशंस, देर आर वेरियस सम रिलैक्सेशन फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड फॉर सम कॉर्पोरेट एंटिटीज। मतलब सिंपल मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो एसएमसी एंड एसएमई को हमने थोड़े रिलैक्सेशन भी दिए थे। पर कहने से आफ्टर 1991 एक कंसेप्ट बहुत फेमस हो गया है, दैट इज नथिंग बट एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आपका बिजनेस करने का एक मेथड, बिजनेस करने की एक सोच आपकी चेंज हो गई। कहने से देर आर वेरियस बिजनेस जो कंप्लीटली ऑनलाइन फॉर्म में आने स्टार्ट हो गए। आज मुझे पूछो, अगर 100 चीज़ों का लिस्ट बनाए उसमें से 70 to 80% आइटम्स ऐसी होगी जो आपको ऑनलाइन भी मिल रही है, जो आपको फिजिकल फॉर्म में भी मिल रहा है। कहने से ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका कैपिटल मार्केट पूरा चेंज हो गया। जो शेयर मार्केट जो टोटली फिजिकल फॉर्म में हो रहा था और नाउ टोटली डीमटेरियलाइज फॉर्म, मतलब सिंपल बोलो आपका डिमेट अकाउंट थ्रू डिलीवरी लेना स्टार्ट हो गया। सब कुछ ट्रांजेक्शन्स आप में ऑनलाइन हो गए। पहले इंडिया के इन्वेस्टर्स जस्ट इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एवरी कंपनीज, देर आर नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने अपने बिजनेस अपने खुद के कंट्री में नहीं पर आउट ऑफ कंट्री जाके भी स्टार्ट किया, फॉरेन कंट्रीज में जाके भी स्टार्ट किया। इंडियन कंपनीज आउट ऑफ इंडिया जाके बिजनेस करने लगे। जिस मोमेंट पे कहने से आप इंडिया के बाहर निकलोगे तो कहने से पूरा ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड आपके सामने देखने वाला है। तो कहने से आपकी अकाउंटिंग की लैंग्वेज भी ऐसी ही होनी चाहिए कि जो पूरे वर्ल्ड को समझ में आए। एंड पूरे वर्ल्ड को समझ में आए इसीलिए मुझे मेरा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मेजरमेंट प्रिंसिपल, एक कंट्री को एक चीज को अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है पर दूसरे कंट्री सेम चीज को कुछ अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसा भी होने लगा कि इंडियन कंपनीज के शेयर्स आपके मान लो इंडिया में भी लिस्टेड है और इट में भी पॉसिबल कोई फॉरेन स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। फॉरेन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाने के लिए उसके थोड़े क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे ना। वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए कहने से सिंपल मुझे इतना बेसिक पता चले कि वो लोग कहने से आपके पास अकाउंटिंग डेटा तो डिमांड करने ही वाले। अगर अकाउंटिंग डेटा डिमांड करने वाले हैं तो कहने से हमारे जो अकाउंटिंग डेटा था वो तो कहने से हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए थे, जो इंडिया की इकोनॉमी को कंसिडर करके बहुत बेसिक लेवल का वहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे थे। पर अगर मान लो कोई इंडिया की कंपनी को लंदन के स्टॉक मार्केट नैस्डैक में जाके अगर लिस्टेड करवाना है तो कहने से मुझे वो स्टॉक मार्केट अथॉरिटी को मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा वो तो कहने से वैसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा जो उनको समझ में आए। इट मे बी पॉसिबल आउट ऑफ इंडिया वाले कोई कंपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके लिस्टिंग करवाए, और अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके अगर लिस्टिंग करवाए तो कहने से उनका अकाउंट्स हमको समझ में नहीं आता था, हमारा अकाउंट्स उनको समझ में नहीं आता था। और इसीलिए
अब वो टाइम आ गया था कि हमको एक ऐसी अकाउंटिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमको एक ऐसे अकाउंटिंग रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ेगा जो पूरा वर्ल्ड कर रहा है। एंड पूरा वर्ल्ड आज तक क्या फॉलो कर रहा था? तो आईएफआरएस। मैं पूरा वर्ल्ड तो नहीं बोल सकता, पर देयर आर वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो आईएफआरएस मतलब व्हाट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे थे। जिस मोमेंट पे मैं बोल रहा हूं कि वो लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे थे, तो कहने से इंडिया को भी वो सेम अकाउंटिंग लैंग्वेज फॉलो करना पड़ेगा। मैं अभी भी बोल दूं, मेरे लेक्चर का क्लैरिफिकेशन दे दूं, यहां पे जितने भी चीज मैं ब्लैक इंक में लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सिंपल एक एग्जांपल दूं, मान लो इंडिया को एफडीआई चाहिए, दैट इज नथिंग बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई भी फॉरेनर अगर कहने से इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो इंडियन कंपनीज वाले तो कहने से अपना जो अकाउंटिंग कर रहे थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर रहे थे। मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल चेंज बताऊं, बेसिक फंडामेंटल चेंज। हम छोटे थे, हमको शेयर के दो टाइप सिखाए, एक है दैट इज नथिंग बट इक्विटी शेयर एंड दूसरा है दैट इज नथिंग बट प्रेफरेंस शेयर। हाँ क्या ना? सेकंड चीज, हम प्रेफरेंस शेयर पर कहने से आज तक प्रेम से डिविडेंड देते थे, एंड जब डिविडेंड देते थे तो कहने से उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस भी करते थे। अकाउंटिंग की लैंग्वेज चेंज हो गया, पूरा अकाउंटिंग अब फोकस करना है दैट इज नथिंग बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर करना है। जिस मोमेंट पर मैंने बोला सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब व्हाट, लीगल चीजों पर भरोसा नहीं करने का, भरोसा ऑलवेज रियलिटी पर करने का। एंड मान लो ये सिंपल आपके जो प्रेफरेंस शेयर थे ना, वो प्रेफरेंस शेयर अगर आपके लिए रिडीमेबल है, इंडेस बोल रहा है ये जस्ट एक चीज का नाम आपने दे दिया प्रेफरेंस शेयर, बाकी रियलिटी चेक करो तो एवरी ईयर आपको कहने से डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा, एंड आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या करना है तो कि रीपे तो करना ही है। एंड दुनिया में जिस चीज के रुपए आपको वापस देना होता है ना, वो चीज कभी भी आपके लिए शेयर कैपिटल नहीं होता, वो ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको एक सिंपल वाला चेंज बताऊं, आप पहले प्रेफरेंस शेयर को शेयर कैपिटल में दिखा देते, आफ्टर अडॉप्शन ऑफ इंडेस वो प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो आपके लिए शेयर कैपिटल में आने वाला नहीं है। दिस इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर को पहले आप शेयर कैपिटल मानते थे, इसीलिए वहां पे आप एवरी ईयर डिविडेंड देते थे। अब तो कहने से मैं प्रेफरेंस शेयर को लायबिलिटी मान रहा हूं, एंड लायबिलिटी पर कभी भी डिविडेंड नहीं होता, लायबिलिटी पर ऑलवेज इंटरेस्ट होता है। ये अकाउंटिंग जस्ट इंडिया वाले नहीं फॉलो कर रहे हैं, एवरी कंट्रीज ये अकाउंटिंग फॉलो कर रही है। तो कहने से इंडिया वाले कुछ अलग दुनिया पे चल रहे थे, कुछ अलग वे पर चल रहे थे, तो यस अब इंडिया को भी वो टाइम आ गया है कि उसको इंडेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। इंडिया की बात करूं उसके पहले मैं आपको थोड़ा ग्लोबल इफेक्ट समझा दूं। 1973 से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पर सेम अकाउंटिंग फॉलो हो उसके लिए मेहनत कर रहा है। 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें हमारा आईसीएआई एक पायनियर मेंबर था। क्लियर? तब से आईसीएआई वहां पे इन्वॉल्व है। इंडिया ने आईएफआरएस का मैं फुल फॉर्म पहले से बोल दूं, दैट इज नथिंग बट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्लियर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंडिया ने 2005 में आईएफआरएस अडॉप्ट करने का ट्राई किया था, पर ये नहीं हुआ। अब इंडिया के पास एक्चुअली दो चॉइस थी, डायरेक्टली आईएफआरएस को अडॉप्ट कर ले, मतलब कल से पब्लिक को बोल दे आपको अकाउंटिंग जो करना है वो एज पर आईएफआरएस करना है, पर इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने क्या किया, आईएफआरएस को उठाया, उसमें थोड़े बड़े चेंजेस किए, प्लस माइनस किया, इन उसका नाम दे दिया दैट इज कॉल्ड इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ज्ड आईएफआरएस भी बोल सकते हैं। इंडिया के पास दो चॉइस था, आईएफआरएस में कन्वर्ट हो जाए, पर इंडिया कन्वर्ट नहीं हुआ। इंडिया ने आईएफआरएस को लेके
थोड़े बड़े चेंजेस कर दिए और उसका नाम हमने क्या दे दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2005 में हमने आईएफआरएस अडॉप्ट करने का ट्राई किया था, जो नहीं हुआ। 2011 में इंडिया ने इंड एएस को इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया, पर कहने से इंड एएस इंप्लीमेंट करने के साथ आपका अकाउंटिंग की लैंग्वेज तो चेंज हो ही जाएगा, साथ में कहने से आपके बहुत सारी टैक्स की ट्रीटमेंट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 2011 में फाइनली हम वहां पे भी सक्सेसफुल नहीं हुए, और इसीलिए एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उसको पोस्टपोन करने का सोच लिया। मतलब 2011 तक तो कुछ आईएफआरएस जैसा कुछ नहीं था। रिपीट कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कंट्री को अगर अपने वहां पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उनको वैसी अकाउंटिंग की लैंग्वेज फॉलो करना पड़ेगा जो हर एक कंट्रीज को समझ में आए। 1973 से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था। ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, was the pioneer member at that time, and उन्होंने पूरे IFRS को बनाया है। IFRS का फुल फॉर्म था दैट देयर इज नथिंग बट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंडिया ने 2005 में IFRS को फॉलो करने का ट्राई किया, पर जो नहीं पॉसिबल हुआ। इंडिया के पास अब दो चॉइस बचा है, अगेन IFRS को इंप्लीमेंट कर दे, पर IFRS डायरेक्टली अडॉप्ट कर दे, हम कन्वर्ट हो जाए IFRS में, पर वैसे इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने IFRS को उठाने के बाद उसमें प्लस माइनस करके थोड़े बड़े चेंजेस करके इंडिया की इकोनॉमी को कंसीडर करके इंड एएस बना दी है। एंड इंड एएस भी 2011 में हमने इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया था, पर बट हम वहां पे भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम टैक्स इश्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उसको क्या कर दिया, फाइनली उसको पोस्टपोन कर दिया। मतलब ये इंड एएस अडॉप्ट करने की बात कोई रातों रात की बात नहीं है। क्लियर। अब मैं फाइनली इंड एएस अडॉप्ट कैसे हुआ, May 2014, that is nothing but our central election, and you know very well जब भी सेंट्रल के इलेक्शन होते हैं उस साल बजट दो आता है। फरवरी में ओल्ड गवर्नमेंट दे के जाती है, एंड अगर जिस टाइम आपका जो नई गवर्नमेंट सिलेक्ट होगी वो आफ्टर टेकिंग ओवर द चार्ज वो लोग नया बजट देंगे। May 2014 बीजेपी गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज नथिंग बट मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, एंड मोदी गवर्नमेंट ने एक पहला बजट इंट्रोड्यूस किया जुलाई 2014 को। जुलाई 2014 उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट अरुण जेटली जी, एंड अरुण जेटली जी ने एक वहां पे अनाउंस किया, अब एक टाइम आ गया है कि इंडिया को क्या फॉलो करना पड़ेगा, इंडिया को इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा। दैट वाज द फर्स्ट बजट आई थिंक इन इंडिया जहां पर मैक्सिमम चेंजेस टैक्स से ज्यादा अकाउंटिंग में आए थे। अरुण जेटली जी का सेंटेंस क्लियर कट था, अब ये अर्जेंसी है कि इंडिया को अब एक ऐसी अकाउंटिंग लैंग्वेज जो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है वो करना पड़ेगा। मतलब हम कन्वर्ज्ड IFRS, इसको मैं जब जब इंड एएस बोलूं तो आपका दिमाग क्लियर करना चाहिए, ये इंडिया का नहीं है, ये कन्वर्ज्ड IFRS हम फॉलो करेंगे। उन्होंने बोला 1/4/15 से हर एक इंडियन कंपनीज को वॉल्यूंटरी फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। क्लियर है, वो सब कुछ मैं डिस्कस तो बाद में करूंगा। एंड उसके बाद बोला 1/4/16 से हम क्या करेंगे, तो मैंडेटरीली स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज को बोलेंगे कि आपको इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। मेरे एक एक डेट को फोकस करना। जुलाई 2014 में बोला उन लोगों ने, बजट लेके आए, बजट में बोला 1/4/15 से वॉल्यूंटरीली और 1/4/16 से हम स्पेसिफाइड टाइप ऑफ कंपनीज को बोलेंगे, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। बस वहां पे उनकी बजट स्पीच में ये इंड एएस की स्टोरी खत्म हो गई। अब हुआ क्या, कहने से नंबर ऑफ कंपनीज में दिमाग में स्टार्ट होगा कि वेदर हमको इंड एएस एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 16। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट 1 अप्रैल 16, रीजन 1/4/15 से तो वॉल्यूंटरली बोला था। क्लियर। इसीलिए इन लोगों ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 इंट्रोड्यूस किया। एंड कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो फरवरी 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब ध्यान से सुनना, वहां पे किसको बोला, एकदम ध्यान से, वहां पे बोला 1/4/15 से इंडियन कंपनीज, ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है, मैं बाद में अच्छी लैंग्वेज में लिखा होगा, इंडियन कंपनीज
वॉल्यूंटरीली फॉलो कर सकती है। वो तो कहने से बजट स्पीच में भी अनाउंस किया था। और ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 जो फरवरी 2015 में अनाउंस हुए थे, वहां पे भी उन लोगों ने बोल दिया 1/4/15 से कोई भी इंडियन कंपनीज को वॉल्यूंटरीली फॉलो करना है तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने बोला इंडियन कंपनीज, तो आपका दिमाग चलना चाहिए। इट मे बी अ प्राइवेट लिमिटेड, इट मे बी अ पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी, कोई भी अगर आप कंपनी हो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? एनी ऑर्गेनाइजेशन विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आपका फॉर्मेशन अंडर कंपनीज एक्ट हुआ है, आप इंडियन कंपनी हो, तो 1/4/15 से वॉल्यूंटरीली फॉलो कर सकते हो। सिंपल बोलूँ, ये वॉल्यूंटरीली था। अरे बॉस, ये इंडिया है, इंडिया में कोई भी चीज वॉल्यूंटरीली फॉलो करवाना इट्स ए डिफिकल्ट। एंड उसके बाद वो लोग लेके आए दैट इज समथिंग बट मैंडेटरीली। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैंडेटरी लेके आए, एंड मैंडेटरी में बोला दैट इज नथिंग बट फेस 1 लेके आए। फेस 1, हाँ, फेस 1 कब से? तो कि 1/4/16 से। याद करो, उन्होंने बजट में ही बोला था कि 1/4/15 से वॉल्यूंटरीली और 1/4/16 से मैंडेटरी। और 1/4/16 से मैंडेटरी में सिंपल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। किसको बोला? कोई भी कंपनी जिसकी भी नेट वर्थ, रिपीट कर रहा हूँ, कोई टर्नओवर नहीं, कोई बोरोइंग नहीं, कुछ बैंकिंग कुछ नहीं, जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ से या उनसे ज़्यादा है, वो लोग 1/4/16 से क्या फॉलो कर लेंगे? इंडेक्स फॉलो कर लेंगे। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट है, ये नेटवर्थ कौन से दिन का चेक करने का, नेटवर्थ स्टैंड अलोन के हिसाब से चेक करने का, क्या कंसोलिडेशन के हिसाब से चेक करने का, वो सब कुछ मैं आराम से करूँगा, अभी छोड़ दो। क्लियर? 1/4/16 से कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज़्यादा है, वो लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, दूसरा लेके आए दैट इज नथिंग बट फेस 2। एंड फेस 2 समझना। अच्छा, फेस 2 कब से इंट्रोड्यूस किया? 1/4/17 से। 1/4/16 था, यहाँ पे कौन सा बोला? 1/4/17। संबंध इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। कोई भी लिस्टेड कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, क्लियर, अगर आप लिस्टेड हो तो आपकी नेटवर्थ कुछ भी है, आप कहां से चालू कर दोगे? 1/4/17 से। अच्छा, अगर कंपनी एसएमई पर लिस्टेड है, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज, उसको हम बोल देंगे इट इज अ नॉट अ लिस्टेड कंपनी। क्लियर? एसएमई पर लिस्टेड है तो हम उसको लिस्टेड मानने वाले नहीं है। एंड बाकी की कोई भी कंपनी, अदर कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से ज्यादा है, तो उन लोगों को 1/4/17 से फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, 1/4/15 से कौन फॉलो करेगा? डेट फोकस रखना, तो ही पीछे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे। 1/4/15 से कौन फॉलो करेगा? तो क्या वॉल्यूंटरीली करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। 1/4/16 कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज्यादा है। 1/4/17 कोई भी लिस्टेड कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ। मैं जब बोला है इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ मतलब व्हाट? अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है बट अगर आपकी नेटवर्थ नेगेटिव है, रिपीट कर रहा हूं, कंपनी लिस्टेड है बट अगर नेटवर्थ नेगेटिव है तो भी आपको इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर? कब से? 1/4/17। पर अगर आपकी कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पर लिस्टेड है, क्लियर, तो वहां पे उसको हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। लिस्टेड नहीं मानेंगे उसका मतलब उसको जस्ट कौन सा क्राइटेरिया चेक करने का? नेटवर्थ। एंड बाकी भी कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज्यादा है, उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपको यह भी फोकस करना पड़ेगा, अगर आपको इंडेक्स एप्लीकेबल है तो आपकी होल्डिंग, आपकी सब्सिडरी, आपकी एसोसिएट एंड आपकी जॉइंट वेंचर, एंड इट मे बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट मे बी अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? अभी तक मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, मैंने आपको क्या क्या करवाया। इंडिया ने आईएफआरएस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इंडिया ने कन्वर्ज्ड आईएफआरएस किया है। मतलब व्हाट? इंडिया ने आईएफआरएस को उठा के उसमें थोड़े बड़े चेंजेस करके एंड उसका नाम हमने दे दिया दैट इज नथिंग बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जिस मोमेंट में मैं वर्ड बोल रहा हूँ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो कहना से 2005 में इंडिया ने आईएफआरएस अडॉप्ट करने का ट्राई किया था। 2011 में इंडिया ने इंडेक्स अडॉप्ट करने का ट्राई किया, पर कहना से ड्यू टू सम टैक्स इश्यू हम 2011 में अडॉप्ट नहीं कर पाए।
जुलाई 2014 अरुण जेटली जी ने, अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में अनाउंस कर दिया कि अब अर्जेंसी आ गई है कि हमको भी अकाउंटिंग लैंग्वेज फॉलो करना पड़ेगा जो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, और इसीलिए हम लेके आए दैट इज कन्वर्ज्ड IFRS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोला 1/4/15 से जो भी कंपनीज को वॉलंटरली फॉलो करना है वो करे। 1/4/16 से कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज़्यादा है, यानी 1/4/17 से कोई भी लिस्टेड कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ एंड बाकी की कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज़्यादा है, आप फॉलो करोगे। 4 लोग करेंगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। क्लियर? अच्छा, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर जस्ट फेज 2 के लिए नहीं था। अगर आपने वॉलंटरीली फॉलो किया तो भी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। अगर आप फेज 1 में कवर हो रहे थे तो भी 4 एंड अगर फेज 2 में कवर हो रहे तो भी 4। क्लियर? अब मैं थोड़े बड़े आपको स्पेसिफिकेशन दे दूं, सुन लो। आपको जो नेटवर्थ फर्स्ट टाइम चेक करना है ना, वो नेटवर्थ 31 मार्च 14 का चेक करना है। देखो, जहां से हमारा दिमाग सोचना बंद करता है ना, वहां से गवर्नमेंट का स्टार्ट हो रहा है। देखो समझो, मैं आपको एक एक डेट याद करो। बजट कब लाए? तो बजट लेके आए जुलाई 2014 में। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपके इंड एस के रूल्स कब इंट्रोड्यूस किए? तो इंड एस के रूल्स जो इंट्रोड्यूस किया वो फरवरी 2015 में किया। बॉस आपके साथ नेटवर्थ को जरा सा भी चेंज करने का टाइम ही नहीं दिया। फर्स्ट टाइम नेटवर्थ कब चेक करोगे? 31 मार्च 14। सेकंड चीज, वो 31 मार्च 14 को जो भी नेटवर्थ चेक करोगे ना, वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से करोगे। किसके हिसाब से? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी ऊपर का ये सिंपल मैं बोल दूं, मैंने आपको जो एक भी रूल पढ़ाया, मतलब फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 वाला, ये एक भी रूल 3 लोगों को एप्लीकेबल नहीं है। एक, बैंक को एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, NBFC को एप्लीकेबल नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एंड तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए दुनिया कुछ अलग होने वाली है, वो क्या होने वाली है वो बाद में समझाऊंगा। पहले नॉर्मल कंपनीज के लिए चेक करो। रिपीट कर दो, नेटवर्क चेक करोगे 31 मार्च 14 एज पर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग ऐसा भी डाउट पूछता है, सर नेटवर्थ जो चेक करेंगे उसके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एज पर इंडेस? बे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। 31 मार्च 14 को तो कहने से आपको AS ही एप्लीकेबल थे, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनना चाहिए? AS वाले ही होना चाहिए। सेकंड चीज, एक बार ये भी बोल दूं, वंस इंडेस आपने फॉलो किया, इट मे बी अ वॉलंटरीली और इट मे बी अ मैंडेटरीली, आपको लाइफ टाइम आपको इंडेस फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? अब मेरे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहा है, आपको एग्जाम्पल रफ में लिखना है तो अब लिख सकते हो। फर्स्ट, अगर मैं चेक करूं मेरा नेटवर्थ, तो नेटवर्थ 31 मार्च 14 को मेरा 605 करोड़ था। पहला आंसर आपको देने का इंडेस एप्लीकेबल क्या नॉट एप्लीकेबल, तो क्या एप्लीकेबल। दूसरा आंसर देने का फ्रॉम विच डेट, तो कहने से अगर 31 मार्च 14 को है तो आप फॉलो करेंगे 1/4/16 से। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मेरा नेटवर्थ एज ऑन 31 मार्च 14 को चेक किया तो मेरा नेटवर्थ था 255 करोड़। बोलो मैं इंडेक्स फॉलो करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। कब से करूंगा? तो कि 1/4/17 से मैं इंडेक्स फॉलो कर दूंगा। क्लियर? तीसरा बता दूं, मेरा नेटवर्थ 31 मार्च 14 को 50 करोड़ था, तब मैं लिस्टेड था। 31 मार्च 17 को 55 करोड़ हुआ, तभी भी मैं लिस्टेड हूँ। बोलो मुझे इंडेक्स एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? तो यस एप्लीकेबल, पर कब से एप्लीकेबल? तो कि 1/4/17 से एप्लीकेबल। क्लियर? अच्छा, चौथा एग्जांपल दो, मेरा नेटवर्थ 31 मार्च 14 को नेगेटिव 50 करोड़ था। एक मिनट, नेगेटिव नेटवर्थ हो सकता है? हो सकता है, तभी भी मैं लिस्टेड था। क्लियर? इंडेक्स एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? कांट से। क्यों कांट से? रीजन 31 मार्च 17 को चेक करना पड़ा लिस्टेड थे कि नहीं थे। एंड अगर मान लो 31 मार्च 17 को आपका नेटवर्थ होगा नेगेटिव 255 करोड़ एंड यस आप लिस्टेड हो, तो भी आपको इंडेक्स एप्लीकेबल 1/4/17 से। क्यों? मैंने 255 पर फोकस नहीं किया, मैंने जो फोकस किया ना वो कहाँ पे किया? लिस्टेड पे। अगर मैं लिस्टेड हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा? इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं चेक करूँ नेटवर्थ, तो 31 मार्च 14 को मेरा नेटवर्थ था 605 करोड़, पर उसी कंपनी का नेटवर्थ अगर 31 मार्च 16 को चेक करूँ ना, जस्ट 5 करोड़ था। इंडेक्स एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? रीजन बोलूँ, 14 को 605 था तो यस एप्लीकेबल,
कब से? 1/4/16 से ही एप्लीकेबल। उसके बाद अगर नेटवर्थ कम होता है ना तो भी आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बॉस इंडेस फॉलो कर दोगे। कब से फॉलो कर दोगे? 1/4/16 से फॉलो कर दोगे। क्लियर? छठा समझो, नेटवर्थ अगर मैंने चेक किया 31 मार्च 14 को, अगर मैंने नेटवर्थ चेक किया तो उल्टा करो, 5 करोड़ था, और अगर 5 करोड़ तो अभी लग रहा है कि इंडेस इज नॉट एप्लीकेबल, हाँ के ना? पर वही कंपनी का फ्रेंड्स अगर नेटवर्थ 31 मार्च 16 को 503 करोड़ हो गया, मतलब कहना से 31 मार्च 16 को अगर चेक किया तो मेरी नेटवर्थ 503 करोड़ हो गया। कहना से 503 मतलब 500 करोड़ से ज़्यादा है ना बॉस? अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है बस उस कंपनी को एप्लीकेबल कब से? 1/4/16। अच्छा सुन लो, ये डिफरेंट कंपनी नहीं है, कंपनीज एक ही है, पर कहना से नेटवर्थ एवरी बैलेंस शीट डेट पर आपको चेक करना है। जिस मोमेंट पे आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाए उसके नेक्स्ट इमीडिएट अकाउंटिंग ईयर से आप चालू कर दोगे। अब जो ध्यान से सुनना, मेरी नेटवर्थ 31 मार्च 14 को 155 करोड़ था, पर मेरी कंपनी थी ना वो लिस्टेड कंपनी थी, अभी लग रहा है कि नॉट एप्लीकेबल। भाई मेरा वर्डिंग क्लियर है, 31 मार्च 14 को आपको नेटवर्थ चेक करना था, 31 मार्च 14 को आपको लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया चेक नहीं करना था। इसी कंपनी 31 मार्च 17 को नेटवर्थ था 157 करोड़, पर ये कंपनी अनलिस्ट हो गया, मतलब डीलिस्ट हो गया, और अगर डीलिस्ट हो गया तो स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल। रीजन 1/4/17 को ये कंपनी लिस्टेड था ही नहीं, एंड फ्रेंड्स अगर 1/4/17 को अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। उल्टा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 8 अगर चेक करें, नेटवर्थ अगर मैं चेक करूँ तो 31 मार्च 14 को 155 करोड़ था। यहाँ पे कुछ भी हो, लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो, सिंपल आंसर इज नॉट एप्लीकेबल, हाँ के ना? पर मेरी कंपनी 31 मार्च 17 को नेटवर्थ था 157 करोड़, पर मेरी कंपनी लिस्टेड हो गई, एंड बॉस अगर लिस्टेड हो गई तो सिंपल कल से एप्लीकेबल। कल से मतलब कब से? 1/4/17 से एप्लीकेबल। अच्छा उल्टा भी हो सकता है ना, अगर मैं नेटवर्थ चेक करूँ 31 मार्च 14 को, अगर मैंने नेटवर्थ चेक किया तो मान लो नेटवर्थ था 155 करोड़ एंड मेरी कंपनी लिस्टेड था, तो भी मैं बोल रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल। व्हाई नॉट एप्लीकेबल? लिस्टेड वाला क्राइटेरिया पहले से चेक नहीं करना है, लिस्टेड वाला क्राइटेरिया कब चेक करना है? 1/4/17 को डीलिस्ट होना चाहिए। पर यस 2 अप्रैल 2017 को मेरी कंपनी डीलिस्ट हो गई। फोकस करना, सेकेंड लिख रहा हूँ, 2 अप्रैल 2017 को डीलिस्ट हो गया तो भी बॉस इंड एएस इज एप्लीकेबल फ्रॉम विच डेट? 1/4/17। रीजन 1/4/17 को अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको इंडेस फॉलो करना पड़ेगा, मतलब नेटवर्थ 31 मार्च 14 को चेक करना है, पर यस आपको लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया कब चेक करना है? 1/4/17 को अगर लिस्टेड हो तो फॉलो करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर फ्रेंड्स मैं बोलूं, अब फोकस करना, नेटवर्थ चेक किया तो 31 मार्च 14 को 100 करोड़ रुपए था। क्लियर? अच्छा 1/4/17 को 150 करोड़ था। अगर मैं नेटवर्थ बोलूँ तो कुछ नहीं होगा, पर ये कंपनी था ना जो लिस्टेड था, पर लिस्टेड ऑन किस पर था? एसएमई पर। ध्यान से आंसर दो, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पर लिस्टेड था। पहला चेक करो नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया कुछ फुलफिल हो रहा है तो आंसर इज नो, नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। दूसरा चेक करो, लिस्टेड था अग्रेड, पर कहना इसे जो लिस्टेड था वो एसएमई पर था, एंड मैंने मेरी स्पेसिफिकली जब कंडीशन पढ़ाया तब मैंने बोला था अगर आपकी कंपनी एसएमई पर लिस्टेड होगा तो हम उसको लिस्टेड मानने वाले नहीं है। क्लियर? तो अगर आपकी कंपनी एसएमई पर लिस्टेड है तो उसको अनलिस्टेड मानूंगा, एंड अगर एसएमई पर है तो सिंपल मैं आंसर लिखूँ इंड एएस इज नॉट एप्लीकेबल। रीजन इज दैट मेरी कंपनी कहाँ पे लिस्टेड है? एसएमई, मतलब मेन प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होगा तो ही हम उसको लिस्टेड मानेंगे, एसएमई पर लिस्टेड है तो हम उसको लिस्टेड मानने वाले नहीं है। क्लियर? अच्छा 11 चेक करो, अगर मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1/4/17 को, अगर 1/4/17 को इनकॉर्पोरेशन होगा मान लो उसकी नेटवर्थ जस्ट 5 करोड़, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा एंड उसी कंपनी की नेटवर्थ 31 मार्च 18 को 255 करोड़ हो गया तो बॉस इंडेस इज एप्लीकेबल, पर फ्रॉम विच डेट? तो क्या 1 अप्रैल 18। रूल ऐसा है
अगर कोई भी कंडीशन अगर बीच में से फॉलो करते हो, नेक्स्ट इमीडिएट अकाउंटिंग ईयर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अभी भी मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ, इसमें बहुत कुछ डिफिकल्टी आने वाली है। क्लियर? मैं पहले से आपको समझा दूँ यहाँ पे मैंने अभी तक क्या क्या करवाया। सिंपल, एवरी कंपनीज को क्या चाहिए तो कि फॉरेन में से इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड फॉरेन में से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अकाउंटिंग लैंग्वेज कुछ पूरा वर्ल्ड जो फॉलो कर रहा है वो करना पड़ेगा। 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, IASB बोलते थे, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया एक मेन मेंबर था, पायोनियर मेंबर था। एंड कैन आई से इंडिया के पास दो चॉइस थी, IFRS को हम डायरेक्टली अडॉप्ट कर ले, पर यस हमने IFRS को डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया इज नॉट कन्वर्टेड टू IFRS। हमने जो ऑप्शन फॉलो किया वो कन्वर्ज्ड IFRS सेलेक्ट किया, मतलब IFRS को लेके उसमें प्लस माइनस कर दिया और उसका प्रेम से नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमने 2011 में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया था, पर ड्यू टू सम टैक्स प्रॉब्लम हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। एंड फाइनली मई 2014 इलेक्शन था, सेंट्रल इलेक्शन, बीजेपी गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग द मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ। जुलाई 2014 से मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट बजट, एट दैट टाइम अवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली जी ने अनाउंस किया। अब वो एक अर्जेंसी आ गई है कि इंडिया को भी हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। बजट में जैसे इतना बोला 1/4/15 से वॉलंटरली यानी 1/4/16 से मैंडेटरीली फॉलो करेंगे, पर कौन करेगा उसके लिए उन्होंने कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 लेके आए फरवरी 2015 में, उन्होंने उसमें पूरा गाइडलाइन दिया, पूरा रोड मैप दिया। 1/4/15 से कोई भी इंडियन कंपनीज वॉलंटरली फॉलो करेंगे। और भी फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ, ये जी इंडेस 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 है, साथ में मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा है कंपनीज कंपनीज एंड कंपनीज, मतलब अदर देन कंपनीज के लिए आपको सपने भी इंडेस सोचना नहीं है। आज की तारीख में जस्ट एंड जस्ट इंडेस किसको एप्लीकेबल है? कंपनीज, एंड वो भी अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल करे तो। 1/4/15 से वॉलंटरली बोला, 1/4/16 दैट इज माई मैंडेटरी फेस 1, एंड वहाँ पे बोला कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज़्यादा है। 1/4/17 से कोई भी लिस्टेड कंपनी और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग कंपनी आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, पर अगर आपकी कंपनी SME स्मॉल एंड मीडियम पर एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो हम उसको लिस्टेड मानने वाला नहीं है। एंड बाकी की कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज़्यादा है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स सबके लिए सिंपल रूल है, अगर आपने फॉलो किया तो आप 4 लोग करेंगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। इट मे बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट मे बी अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। फर्स्ट टाइम जो नेटवर्क चेक करोगे वो 31 मार्च 14 को हिसाब से चेक करोगे। 31 मार्च 14 को भी स्टैंड अलोन के हिसाब से, कंसोलिडेशन के हिसाब से स्टैंड अलोन, एंड ऑब्वियसली उस टाइम तो आपका जो भी डेटा बना होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना होगा। एक एग्जांपल फिर से याद करो दूँ। 31 मार्च 14 इफ माई नेटवर्थ इज 605 करोड़ विच इज मोर देन 500 करोड़, तो इंड AS इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 16। 31 मार्च 14 इफ माई नेटवर्थ इज 255 करोड़, इरिस्पेक्टिव उसके बाद कुछ भी कम हो तो भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 255 करोड़ है, यस इंड AS इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/17। अच्छा, इसी कंपनी का नेटवर्थ अगर 255 से 605 करोड़ हो गया 31 मार्च 16 को, तो यस वो लोग फॉलो करेंगे 1/4/16 से। 31 मार्च 14 इफ माई नेटवर्थ इज 50 करोड़ एंड आई एम अ लिस्टेड कंपनी। 31 मार्च 17 इवन आई एम मेरी नेटवर्थ 55 करोड़ पर अगेन आई एम लिस्टेड, तो यस मुझे एप्लीकेबल। मैंने नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया पर मैंने लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया चेक कर लिया, तो 1/4/17 को मुझे एप्लीकेबल हो जाएगा। 31 मार्च 14 इफ माई नेटवर्थ इज नेगेटिव 50 करोड़ बट आई एम लिस्टेड, तो सिंपल नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया 14 को चेक नहीं करना था, लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया तो 1/4/17 को चेक करना था। बट 31 मार्च 17 को मेरी कंपनी लिस्ट हो गई एंड लिस्टेड थी, तो 1/4/17 को मुझे इंड AS एप्लीकेबल हो जाएगा। 31 मार्च 14 इफ माई नेटवर्थ इज 605 करोड़, मेरी नेटवर्थ कम हो गया 5 करोड़ हो गई। एक बार आप कहीं पे भी फंसे, मतलब लाइफ टाइम आप फंसे ही हो, तो आपको इंड AS फॉलो करने का 1/4/16 से, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। उल्टा एग्जांपल, 31 मार्च 16 को अगर मेरी नेटवर्थ थी 5 करोड़ तो इंड AS इज नॉट एप्लीकेबल, बट एवरी बैलेंस शीट डेट पर मैं अगेन नेटवर्थ चेक करते ही रहूँगा। एंड 31 मार्च 16 को किया तो मेरी नेटवर्थ 605 करोड़ हो गई। कल से 1/4/16 से आपको क्या हो जाएगा, इंड AS एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 31 मार्च 14 मेरे 155 करोड़ था, मैं लिस्टेड था, भले उस टाइम लिस्टेड था, चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉट एप्लीकेबल मैंने लिखा है। पर उसी कंपनी 31 मार्च 17 को 157 करोड़ था, पर वो कंपनी डिलिस्ट हो गई। डिलिस्ट हो गई मतलब 1/4/17 को वो कंपनी लिस्टेड है ही नहीं, और अगर 1/4/17 को वो कंपनी लिस्टेड है ही नहीं तो सिंपल इंड AS इज नॉट एप्लीकेबल। सेम एग्जाम्पल ऊपर वाला, सिर्फ यहाँ पे एक ही फर्क है,
31 मार्च 14 को 155 था, पर मेरी कंपनी को जो डिलिस्ट करवाया ना, ऊपर 31 मार्च 17 को डिलिस्ट करवाया था, यहाँ पे 2 अप्रैल 17 को करवाया। 2 अप्रैल 17 को करवाया, उसका मतलब ये हुआ कि 1/4/17 को तो मेरी कंपनी लिस्टेड थी, एंड अगर 1/4/17 को मेरी कंपनी लिस्टेड थी तो एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 17। 31 मार्च 14, इफ माई नेटवर्थ इज 100 करोड़, 1 अप्रैल 17 माई नेटवर्थ इज 150 करोड़, नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं करो। पर 1/4/17 को मेरी कंपनी लिस्टेड थी, पर कहाँ पे लिस्टेड थी? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पर। फ्रेंड्स, अगर आप लिस्टेड हो तो भी हम उसको लिस्टेड मानने वाले नहीं हैं, हम तो बोल देंगे ये नॉन लिस्टेड कंपनी है और उन्होंने नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेबल। एंड अगर कोई भी कंडीशन आप बाद में फुलफिल करते हो, नेक्स्ट इमीडिएट अकाउंटिंग ईयर से आपको इंडेक्स फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ अब नोट डाउन कर दे। बहुत कुछ थियरीज लिखना पड़ेगा तो हिम्मत रखना। मॉड्यूल की साइज बहुत बड़ी है, ये नोट्स में आपको जितना भी लिखवा रहा हो वो अच्छी तरह से लिखते रहना, अगले दिन ये सब कुछ आपको काम आने वाला है। क्लियर? सबसे पहले टाइटल लगाओ, रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर implementation of Indian accounting standards. क्लियर? ये हमारा हेडिंग है, एंड उसमें लिखना initially Ind AS were expected to be implemented from the year 2011. क्लियर? नेक्स्ट लिखना, इन जुलाई 2014 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया at that time late श्री अरुण जेटली जी in his budget speech announced an urgency to converge the existing accounting standards with the international financial reporting standards. Clear? Ministry of Corporate Affairs
has issued Ministry of Corporate Affairs has issued companies, फ्रेंड्स ब्रैकेट में लिखना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 dated 16th February 2015 covering revised roadmap of implementation of Ind AS. क्लियर? जुलाई 14 में बजट, फेब्रुआरी 16 2015 को वो लोग लेके आए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स, एंड अब क्या है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट इज समथिंग, पर टाइटल लगा दो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS. उसमें लिखो फर्स्ट वॉल्यूंटरी फेस, एंड वहां पे लिखो कंपनी में वॉल्यूंटरीली apply Ind AS from accounting period commencing ऑन और आफ्टर, मतलब वॉल्यूंटरी कभी भी अप्लाई करना है तब कर सकते हो, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015. क्लियर? 1/4/15 से कोई भी कंपनी जिसको भी वॉल्यूंटरली फॉलो करना है वो लोग कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, मैंडेटरी फेज 1. क्लियर? बहुत लोग वॉल्यूंटरी को फेस 1 बोल देते हैं ना, वॉल्यूंटरी एक ही था तो उसमें फेस 1 2 करने की जरूरत नहीं है. मैंडेटरी फेस 1 वहां पे लिखना, एनी कंपनी हैविंग नेटवर्थ रुपीस 500 crores or more should follow, rather should mandatorily follow Ind AS from accounting period commencing from 1 अप्रैल 2016. क्लियर? यहाँ पे कुछ नेटवर्थ ही फोकस करना है, 500 करोड़ है उनसे ज़्यादा, बाकी लिस्टिंग बस्टिंग वाले यहाँ पे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है. डन. एंड अब टाइटल लगाओ, दैट इज समथिंग बट मैंडेटरी फेज 2.
क्लियर, वहां पे लिखो ऑल listed companies or in the process of listing on any stock exchange whether in India or out of India, एंड उसके लिए स्पेसिफिकली लिख रहा हूं इरेस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, मतलब आपको नेटवर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा लिख रहा हूं एक्सेप्ट कंपनीज listed on SME, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज, क्लियर। एक इन लोगों को एंड करके लिखा है। दूसरा लिस्टेड कंपनीज तो फॉलो ही गया, अनलिस्टेड कंपनीज मतलब बाकी की कोई भी कंपनीज यहां पे फॉलो हो जाएगा। अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ इज ₹250 crores और मोर, मतलब एग्जैक्ट 250 करोड़ के एग्जैक्ट 500 करोड़ होगा तो भी चलेगा। 250 crores और मोर शुड फॉलो, rather should mandatorily follow Ind AS from 1st April 17। क्लियर फ्रेंड्स, ये चीज फोकस करना। मैंडेटरी फेज 1 में कौन कौन होगा, जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज़्यादा है। मैंडेटरी फेज 2 में कोई भी कंपनी लिस्टेड है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ। बट अगर आपकी कंपनी SME पर लिस्टेड है, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पर, तो हम उसको लिस्टेड मानने वाले नहीं है। क्लियर। एंड बाकी की भी कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज़्यादा है, तो उन लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा इंड एस फ्रॉम द 1st April 17। 1, 4, 15, 16 एंड 17, 3 लाइन आपको याद रहना चाहिए। अब मैं आपको लिखवाने का स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट नोट हम बहुत सारे लिख रहे हैं। उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, इफ अ पेरेंट कंपनी voluntarily or mandatorily, if a parent company or कुछ भी यहाँ mandatorily adopts Ind AS then its holding subsidiary associate or joint venture company, whether through direct or indirect
association shall comply in days. क्लियर? अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इट में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट में भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप फॉलो करना पड़ेगा. मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर वॉल्यूंटरीली भी आप कर रहे हो तो भी उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर? ये एक भी रूल मैंने ऊपर जो सिखाया था, नथिंग अबो मतलब ये वाला नोट वाला पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर वाला एप्लीकेबल नहीं होगा. नथिंग अबो इज एप्लीकेबल टू NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी. ये 3 लोगों को ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. उन लोगों के लिए इंडियस की एप्लीकेबिलिटी कुछ अलग है. क्लियर? अब वो मैं लिखवा दूँ कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आपको चेक करना है. तो लिखो, नेटवर्थ shall be calculated net worth shall be calculated as per stand alone financial statement as on 31st March 14. अब मेरी ये लाइन पर फोकस करना, मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, और दी फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर accounting period ends after that date. That date मतलब what? That is 31st March 14. सर ये क्या हुआ पता नहीं चला. मैंने आपको बोला कि आपको 31st March 14 का नेटवर्थ चेक करना है, पर इंडेक्स बोल रहा है 31st March 14 और एनी अदर डेट आफ्टर विच आपका अकाउंटिंग पीरियड जहाँ पे एंड हो रहा है. तो वो सर डायरेक्टली 31st March 15 नहीं आएगा. आंसर इज नो. नो डाउट अग्रीड. एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एवरी इंडियन कंपनीज को जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना है ना, वो अप्रैल टू मार्च करना है. इट इज़ अ मैंडेटरी, इट इज़ अ कंपल्सरी, यू हैव अ नो चॉइस. बट यस, थोड़े एक्सेप्शन भी है. कैसे? अगर आपकी कोई होल्डिंग के आपका कोई एसोसिएट, अगर सिंपल बोलो आपका कोई पेरेंट कंपनी अगर आउट ऑफ इंडिया है एंड वो अगर कुछ अलग डेट का अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा है, तो अगर आप MCA को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास से अगर परमिशन मांगोगे, उसका प्रेस्क्राइब फॉर्म में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा. एंड अगर उन लोगों को प्रॉपर लगा तो वो लोग आपको जस्ट फॉर द कंसोलिडेशन पर्पस आपको कुछ अलग अकाउंटिंग ईयर फॉलो करने की परमिशन दे रहे हैं. नॉर्मली फॉर इंडियन कंपनीज आपको अकाउंटिंग ईयर जो फॉलो करना है वो कौन सा करना है? 31st मतलब अप्रैल टू मार्च वाला ही फॉलो करना है. क्लियर? नेक्स्ट अगर लिखूँ तो, इफ एनी कंपनी is not existed as on 31st March 14, मतलब उसका कुछ इनकॉर्पोरेशन हुआ ही नहीं था, एंड कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी fall in any limit after 31st March 14 shall apply Ind AS from the
नेक्स्ट इमीडिएट अकाउंटिंग ईयर। अगर आप बीच में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो भी आपको इंड एस एप्लीकेबल होगा, पर कब से होगा? फ्रॉम द नेक्स्ट इमीडिएट अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? हिम्मत रखना, अभी भी 2 लाइन लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट लिखना, इट मे बी noted that immediately before the applicability date, immediately before the applicability date, if criteria not met, then IND AS is not required to follow, irrespective of the fact that criteria was met as on 31st March 14। क्लियर? एंड यस, ये मैं बोल दूँ, जो ऊपर वाली नोट थी, अबव नोट is only applicable to, above note is only applicable to listing criteria, and the same is not related to नेटवर्थ क्राइटेरिया। ऊपर क्या बोला है समझाओ? 31 मार्च 14 को आप लिस्टेड थे, पर 1/4/17 को आप डी लिस्ट हो गए, तो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर ये कब होगा? अगर आप लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया चेक करो। पर अगर मैं उल्टा बोलूँ कि 31 मार्च 14 को आपकी नेटवर्थ 605 करोड़ था, एंड अब आपकी नेटवर्थ हो गई 50 करोड़, तो भी आपको इंडेक्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो सिंपल, ये नॉर्मल कंपनीज के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब मैं थोड़ा आगे जाऊँ, अब लिखना नहीं आपको। मैंने 3 लोगों को एक्सक्लूड किया था, एक एनबीएफसी, एक एक्सक्लूड किया था बैंक को, एंड तीसरा मैंने एक्सक्लूड किया था इंश्योरेंस कंपनी को। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? एनबीएफसी के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स आए, एंड उसमें बोला सब कुछ 2 साल पीछे। सर 2 साल पीछे मतलब व्हाट? नॉर्मल कंपनी यहाँ पे लिख दो, एंड यहाँ पे लिख दो एनबीएफसी। नॉर्मल कंपनी जो 1/4/16 से फॉलो कर रहे थे, वो एनबीएफसी फॉलो करेगा 1 अप्रैल 18 से। क्लियर? नॉर्मल कंपनी जो 1/4/17 से फॉलो कर रहे थे, वो एनबीएफसी फॉलो करेगा 1 अप्रैल 19 से। ऑफिशियली लैंग्वेज बोलो, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज़्यादा है, वो लोग फॉलो करेंगे 1 अप्रैल 18 से। कोई भी लिस्टेड एनबीएफसी एंड कोई भी एनबीएफसी विच आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेटवर्थ, बट अगर कोई भी कंपनी एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो वो एनबीएफसी को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। एंड बाकी की कोई भी एनबीएफसी जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज़्यादा है, वो लोग फॉलो करेंगे 1 अप्रैल 19। मैंने आपको सिंपल समझाया, सब कुछ 2 साल पीछे, 16 वाला 18 पर 17 वाला 19। अगेन मैं बोल दूं, कोई भी एनबीएफसी वॉल्यूंटरीली इंडेक्स फॉलो नहीं कर सकती। मेरा वर्डिंग क्लियर है? मैंने 16 वाला 18 बोला, मैंने 17 वाला 19 बोला, मैंने 1/4/15 वाला 17 बोला नहीं है। मतलब कोई भी एनबीएफसी कभी भी वॉल्यूंटरीली फॉलो नहीं कर सकते। अब आपका दिमाग आगे चल रहा है तो मैं याद करूं,
एनबीएफसी को भी नेटवर्थ कब चेक करने का, तो उसमें 2 साल पीछे नहीं, एनबीएफसी जो अपना नेटवर्थ फर्स्ट टाइम चेक करेगी वह 31 मार्च 14 को ही करेगा, उसमें 31 मार्च 16 करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सिर्फ एप्लीकेबिलिटी 2 साल अलग है। रीजन है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी अपने वहां पे कहने से बहुत सारा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का जो प्रोविजन करना होता है, उसके लिए बहुत सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अगर मैंने चेंज कर दिया तो कहने से वो थोड़ा टाइम लगा, इसीलिए उन लोगों को बोला नेटवर्थ तो आप भी 14 का ही चेक करोगे, पर जो एप्लीकेबिलिटी डेट है वो 2 साल पीछे कर दिया, 16 वाला 18 एंड 17 वाला 19। क्लियर। अब मैं डिस्कस करो बैंक के लिए, बस ये बैंक वालों ने तो बहुत कलर किया है। हाँ, लाइक समझाओ पहले क्या बोला, बैंक वालों के लिए क्यों अलग से, तो बैंक वालों को इंडेस अप्लाई करना कि नहीं करना वो किसके हाथ में है, तो वो तो कहने से आरबीआई के हाथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, कोई हर एक बैंक इंडेस फॉलो करना स्टार्ट करेगा 1 अप्रैल 18 से। कब से फॉलो करना स्टार्ट करेगा? 1 अप्रैल 18। अब बिलीव नहीं करोगे, उन लोगों ने 1 अप्रैल 18 से फॉलो करना स्टार्ट किया, 4-5 दिन कुछ गए या 5th एंड 6th अप्रैल 18 को वो लोग नोटिफिकेशन लेके आए कि नहीं ये तो मजा नहीं आ रही है, ये 1 अप्रैल 18 नहीं, हम इंडेस फॉलो करेंगे 1 अप्रैल 19 से। क्लियर फ्रेंड्स, 19 तो खत्म हो गया ना। हाँ, 19 1 अप्रैल 19 आने वाला था एंड बॉस मार्च 2019 में, मतलब 19 में अडॉप्ट करने से पहले ही बोल दिया जब तक हम फर्दर नोटिस ना दे तब तक इंड एस इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब आज की एक भी इंडियन बैंक इंड एस फॉलो नहीं कर रही है। थोड़ा ऑकवर्ड बोल रहा हूं पर सही बोल रहा हूं, रिपीट करो क्या बोला। बैंक को क्यों अलग रखा उसके लिए बोलेगा आरबीआई। आरबीआई ने पहले बोला 1 अप्रैल 18, फॉलो किया, करना स्टार्ट भी किया, 4-5 दिन फॉलो किया, 5th या 6th अप्रैल को नोटिफिकेशन लेके आए कि ना 18 ने एक काम करो हम एक साल डेफर्ड कर रहे हैं। कब से बोल रहे हैं? 1 अप्रैल 19 में तो फॉलो ही नहीं किया, अप्रैल तो छोड़ो, मार्च 19 के लास्ट वीक में एक नोटिफिकेशन लेके आए, जब तक फर्दर नोटिस ना दे तब तक इंडेस इज नॉट एप्लीकेबल। सिंपल, आज की तारीख में एक भी इंडियन बैंक इंडेस फॉलो नहीं कर रही है। ये थोड़ा ऑकवर्ड है। मुझे पूछो तो क्यों नॉर्मल कंपनी को बोल दिया था 15, 16, 17 से, इसका तो स्टार्टिंग 18 था, 18 छोड़ो 20 चालू हो गया, अप्रैल 20 में हम खड़े हैं एंड अप्रैल 20 तक बैंक वालों ने फॉलो नहीं किया। ये तो कुछ ऑकवर्ड है ना। चलो पहले समझता हूं कि उसको 15, 16, 17 से ना बोला ना उसको 18 से क्यों बोला। रीजन, आज का बैंक का अकाउंटिंग टोटली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर थ्रू होता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि उसको सॉफ्टवेयर बनाने में थोड़े टाइम लगे होगा, तो उन लोगों को पहले 2 साल का आराम दे दिया, फ्री दे दिया। क्लियर, क्योंकि पूरा बैंकिंग सेक्टर का अगर अकाउंटिंग चेंज होता है तो पूरी इकोनॉमी पर कुछ बड़ी इंपैक्ट आ सकती है। दैट्स माई बिलीफ, एंड इसीलिए उन लोगों को बोला 18, पर 18 से तो फॉलो करना था। हाँ, इंडिया वाले रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। मुझे पूछो जनरल पब्लिक को इंडेस अप्लाई करने से पहले इंडेस एक्चुअली अप्लाई किसको हो जाना चाहिए? तो बैंक को अप्लाई हो जाना चाहिए। सर आप कैसा क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं एक आपको एग्जांपल दूं। मैंने आपको आज ही बोला ये मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेटा है एंड ये मेरा इंड एस का डेटा है। हमने जस्ट अ मिनट, थोड़ा इधर लिख दो। ये मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेटा है और ये मेरा इंड एस का डेटा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मैंने आज जब इंड एस का लेक्चर चालू किया तभी मैंने आपको बोला कुछ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसको अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल दिखाते थे, हाँ क्या ना। रीजन, हम वहाँ पे लीगल फॉर्म को कंसिडर करते थे, पर इंड एस ने बोला आप रियलिटी चेक करो एंड रियलिटी के हिसाब से रिडीमेबल है, मतलब ये तो मुझे रुपए वापस देना ही है। एंड एज पर इंड एस हम उसको क्या दिखाते थे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते थे। क्लियर, मान लो अगर मेरे क्लाइंट ने 2013 में बैंक के पास से कुछ लोन लिया था, 2013 में तो इंड एस जैसा कुछ था ही नहीं, तो मेरे क्लाइंट ने जो भी बैंक वालों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन हमने जो स्टेटमेंट सबमिट करवाए होंगे वो तो कहने से एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाए होंगे, एंड तब वो मेरा प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल में हुआ करता था। हाँ बोलो, हाँ 10 साल की लोन थी, बैंक वालों ने बोला 10 साल तो ठीक है, 5 साल के बाद बैंक के पास एक पावर है इसको रिन्यू करने का।
And अगर उन्होंने रिन्यू नहीं किया तो इट मे बी पॉसिबल 2018 में मुझे बैंक वालों को ये लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा। 2013 से मैं 2018 में आया, बीच में मोदी गवर्नमेंट आ गई। 2014 में वो लोग लेके आए इंडेस, और मुझे इंडेस एप्लीकेबल थे। तो कहना से 2018 में जो मैं बैंक वालों के पास से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाऊंगा वो तो कहना से इंडेस के हिसाब से होगा। जब मैंने लोन लिया था तब मैंने मेरे बैंक मैनेजर को जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिए थे, क्रेडिट रेटिंग वालों को जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, एंड जहां पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में था। जब मैं लोन रिन्यूअल के लिए जा रहा हूं तब मैंने कहने से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए वो तो कहने से इंडेस में दिए। अच्छा, हाइट तो वो थी, बैंक वालों को तो इंडेस एप्लीकेबल था ही नहीं, तो बेचारे मैनेजर के हाथ में जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए तो वो तो डर गया। क्यों? क्योंकि जब शेयर कैपिटल मानता था तब उसको डिविडेंड मानता था ना, डिविडेंड मानता था, इसीलिए मैं उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में से कम करके डिविडेंड का पेमेंट कर देता था। पर अब तो कहने से लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, अगर बोरोइंग है तो वो तो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो कहने से वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। पीएनएल में डेबिट हो गया तो मैं कहने से ऐसा बोलूँ मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा एंड सामने मेरा प्रॉफिट कम होगा। सब कुछ धंधा सेम है, धंधे में एक्चुअली ग्रोथ भी हुआ है, पर कहने से ड्यू टू माई चेंज इन अकाउंटिंग लैंग्वेज वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली मैं अकाउंटिंग कैसे करके आया। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं आपको वो बोल रहा था, ये सिंपल अकाउंटिंग चेंज होने की वजह से आपका पूरे रेशियो एनालिसिस चेंज होने वाला है। रीजन, कोई चीज को पहले आप शेयर कैपिटल में दिखाते थे, अब कोई चीज को कहां पे डायरेक्टली लेके आ गए, बोरोइंग में लेके आ गए। दूसरा चीज, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विथ नो डिविडेंड, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर में आपको सिखाऊंगा सीए फाइनल में। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विथ नोनो डिविडेंड, आप उसको प्रेफरेंस शेयर मान देते हैं, पर इंडियस बोल रहा है एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, इट इज द शेयर कैपिटल। व्हाई? बिकॉज आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस देना नहीं है, आपको उसको डिविडेंड देना वैसा भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, और अगर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन आप कर नहीं है तो सिंपल वो लायबिलिटी है ही नहीं। वो तो आपके लिए कैसे है, वो तो आपके लिए एक इक्विटी शेयर जैसा है, जस्ट आपने उसको नाम दिया है प्रेफरेंस शेयर। बाकी बॉस उसका रियलिटी चेक करो तो रियलिटी के हिसाब से ये तो क्या बन रहा है, इक्विटी शेयर बन रहा है। अगर इक्विटी शेयर बन रहा है तो अगेन मेरा बहुत कुछ अकाउंटिंग चेंज होने वाला है। लाइक मैं बहुत सारे रेशियो में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को बेस लेके करता था। सिंपल मुझे आपको वो समझाना है कि इंडेस आप जब बोल रहे हो कि फॉलो करो तो सबसे पहले बैंक वालों को फॉलो करवाओ, बैंक वाले फॉलो करना सीख जाए, एंड उसके बाद किसको बोलो, तो उसके बाद आप बोल सकते हो जनरल पब्लिक को। सेकंड चीज, अपनी जो लेखा वहां से आपको पता चलना चाहिए, ये जो इंडेस है ना वो जस्ट कहने से वैसी कंपनीज जो एक तो लिस्टेड है, एंड नॉर्मली ऐसी कंपनीज जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है वो लोग ही फॉलो कर रहे हैं। हार्डली इन इंडिया देर आर अराउंड 13 to 15,000 कंपनीज जो इंडिया में क्या फॉलो कर रही है, इंडेस फॉलो कर रही है। तो सर व्हाट अबाउट अदर कंपनीज? अच्छा, अदर देन कंपनीज के लिए तो सोचना ही नहीं है, वो लोग तो कहने से कल वाले लेक्चर में जो मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाए थे वही कर रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर कंपनीज जिसकी जो आइदर अनलिस्टेड है या जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, तो वो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो लोग तो आज की तारीख में भी क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो कर रहे हैं। मतलब बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि यस धीरे धीरे करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकल जाएंगे। आंसर इज नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो रहेंगे, पर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसा बना देंगे, इंडेस जैसा बना देंगे। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बोलूं, आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई करना चालू कर दिया है। 2016 से पहले AS10 हमारे पास होता था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट। आफ्टर 2016 उसको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट इंडेस जैसा कर दिया, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नाम भी चेंज किया, कंटेंट भी चेंज कर दिया, एंड उसका नाम कर दिया दैट इज समथिंग बट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओनली इंडिया इज फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ द प्रपोज्ड डिविडेंड under accounting standard 4 contingencies and events occurring after balance sheet date। 2016 में हमने हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया AS4 को, यस हमने प्रपोज्ड डिविडेंड नाम का कंसेप्ट निकाल दिया, आज की तारीख में जस्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड दी है। मुझे आपको वो समझाना है, AS रहेगी पर वो कैसे बन जाएंगे, तो वो इंडेस जैसा बन जाएंगे। अब जब ऑफिस में जाओगे, अगर आपका सिंपल फर्म है, प्रोप्राइटरशिप और स्मॉल फर्म और मीडियम फर्म, there are various clients
जिनको आज भी क्या एप्लीकेबल होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब आपके लिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, इन इंडियस भी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे थे एनबीएफसी के लिए 2 साल पीछे, बैंक वालों ने बोला 1 अप्रैल 18, बाद में बोला 1 अप्रैल 19, एंड बाद में बोला फर्दर नोटिस ना दे तब तक इंडेस इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाट अबाउट इंश्योरेंस कंपनी? तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए कौन बोलेगा? आईआरडीए बोलेगा, दैट इज नथिंग बट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए। आईआरडीए ने बोला है इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंडेस कब से सोच रहा है? 1 अप्रैल 21 से। मतलब आज की तारीख में इंडिया की इकोनॉमी के मेन 2 सेक्टर, वन इज अ बैंक एंड सेकंड इज द इंश्योरेंस कंपनीज, वो लोग तो इंडेस फॉलो कर ही नहीं रहे। हाँ, एनबीएफसी कर रही है, थोड़ा ऑकवर्ड भी है ना कि बैंक फॉलो नहीं कर रही है पर एनबीएफसी फॉलो कर रही है। रीजन, एनबीएफसी का पावर कंपनीज एक्ट में है, तो कंपनीज एक्ट थ्रू इंप्लीमेंट करवा दिया, पर आरबीआई अभी भी नहीं, आईआरडीए अभी भी नहीं। क्लियर? तो सिंपल आज की तारीख में अदर देन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा बाकी की कोई भी कंपनीज है वो लोग फॉलो करेगी अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाए। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, इंडिया में हार्डली 10,000 to 15,000 कंपनीज ऐसी है जो आज की तारीख में इंडेस फॉलो कर रही है, बाकी लोगों को तो क्या फॉलो करना है? एएस। क्लियर? नॉर्मल कंपनीज वाला आपको क्लियर होना चाहिए, एनबीएफसी बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी वाला भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब इतना हमको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, दैट इज सम शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलेंगे एनबीएफसी। क्लियर? सिंपल, मैंने फ्रेंड्स आपको इतना बोला था, 16 वाला 18 एंड 17 वाला 19, पर एनबीएफसी कभी भी वॉलंटरली अप्लाई कर सकती नहीं है। तो मैं पहले एक मेन लाइन इंपॉर्टेंट तरीके से लिख दूं, क्लियर? तो वहां पे लिखो सेम लिमिट but applicability is deferred by 2 years। क्लियर? एग्जाम के अगले दिन अगर पढ़ के जाना है तो जस्ट एक ही लाइन पढ़ के जाओगे, आपका दिमाग चल जाएगा। पर जब मैं ऑफिशियली जब आपको मैं यहाँ पे क्लास में लिखवा रहा हूँ तो मुझे आपको सब कुछ लिखवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे लिखना, इफ एनबीएफसी हैज net worth is rupees 500 crores or more, then should mandatorily follow Ind AS from 1st April 2018। क्लियर? एंड दूसरा, all listed NBFCs or in the process of listing either in India or outside India, ब्रैकेट में स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ एंड स्पेसिफिकली लिख रहा हूं एक्सेप्ट लिस्टेड ऑन एसएमई। याद है ना, जो एसएमई पर लिस्टेड होता था हम उसको कभी भी लिस्टेड मानते नहीं थे, एक्सेप्ट लिस्टेड ऑन एसएमई एंड
other NBFC having net worth rupees 250 crores or more should mandatorily follow Ind AS from 1st April 2019। यानी ये पॉइंट तो है ही, अगर आप कवर हो गए तो आपके होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिख रहा हूं इफ एनबीएफसी कवर्ड देन होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑल्सो कवर्ड। क्लियर? अगर आप फंसे तो ये सब लोग आ ही जाएगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्लियर? मैंने आपका एनबीएफसी के लिए लिखवा दिया। अब हम जो लिखेंगे दैट इज समथिंग बट फॉर बैंक्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस फॉर बैंक्स, टाइटल लगा दो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस फॉर बैंक्स। एंड बैंक्स की क्या हालत होगी वो समझाओ। याद करो, फर्स्ट बोला था 18 से, बाद में बोला था 19, एंड बाद में बोला था जब तक फर्दर नोटिस ना दे तब तक इंड एस उन लोगों को एप्लीकेबल होने वाला नहीं था। तो सेम स्टोरी मुझे लिखना है। एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन bank should follow Ind AS from 1st April 2018, now postponed to 1st April 2019, एंड बाद में एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 22nd March 2019 by RBI, it is decided to defer the implementation of Ind AS टिल फर्दर नोटिस। मतलब जब तक आप फर्दर नोटिस नहीं देंगे तब तक बैंक वाले इंड एस फॉलो करने वाले नहीं है। क्लियर? ये बैंक की स्टोरी क्लियर है। अब मैं लिखवा रहा हूँ दैट इज बट इंश्योरेंस कंपनी, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। एंड वहां पे लिखना एज पर IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी is required to follow
इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब कब से बोल रहे हैं? 1/4/21 से। डन। तो काम करें, आज यहाँ तक रखते हैं, अभी भी इसमें बहुत कुछ आने वाला है, पर एक बार मैं अभी से आपको पहले रिवाइज करवा दूँ। इंडिया आज तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है ना, फ्यूचर में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो फॉलो करने ही वाला है। पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबल अकाउंटिंग से कुछ अलग था। अब वो टाइम आ गया था कि इंडिया को एक ऐसी अकाउंटिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा जो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। और इसलिए इंडिया के पास दो चॉइस थे कि इंडिया क्या करे, इंडिया आईएफआरएस को डायरेक्टली अडॉप्ट कर ले, पर इंडिया ने आईएफआरएस को डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं किया, इंडिया ने कन्वर्ज्ड आईएफआरएस का ऑप्शन सेलेक्ट किया। मतलब हमने आईएफआरएस को सिलेक्ट करके उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करके उसका नाम दे दिया, दैट इज नथिंग बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2011 में इंडिया ने इंड एस इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया था, बट ड्यू टू सम टैक्स प्रॉब्लम हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। जुलाई 2014 में मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट बजट अरुण जेटली जी ने प्रेजेंट किया था ना, वहाँ पे उन्होंने बोला था अब वो अर्जेंसी आ गई है कि इंडिया को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, एंड हर एक इंडियन कंपनीज 1/4/15 से वॉलंटरीली फॉलो करना है तो कर सकते हैं, एंड 1/4/16 से मैंडेटरी फेस में कवर करेंगे हम। फरवरी 2015 में कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, वहाँ पे पूरा रोड मैप दिया था। रोड मैप में बोला 1/4/15 से कोई भी इंडियन कंपनीज वॉलंटरीली फॉलो कर सकता है। आपने फॉलो किया, 4 लोग करेंगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। इट मे बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट मे बी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। 1 अप्रैल 16 से कोई भी इंडियन कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज़्यादा है, उनको मैंडेटरीली फॉलो करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप फॉलो करोगे, 4 लोग करेंगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। 1 अप्रैल 17 से कोई भी लिस्टेड कंपनी और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। पर अगर आपकी कंपनी एसएमई पर लिस्टेड है तो हम उसको लिस्टेड मानने वाला नहीं है। अगर आप लिस्टेड हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, मतलब कि नेटवर्थ चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी की कोई भी कंपनी, बाकी की अनलिस्टेड कंपनीज जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज़्यादा है, तो उनको इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगेन सेम चीज आप फॉलो करोगे, 4 लोग करेंगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ये एंड इट मे बी डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट मे बी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ये 15, 16, 17 वाली डेट 3 लोगों को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनीज को। सबसे फर्स्ट टाइम आपको नेटवर्थ चेक करना था वो 31 मार्च 2014 का चेक करना था ना, वो भी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करना था। एंड इट्स एन ऑब्वियस कि वो आपका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना होगा। एनबीएफसी के लिए सब कुछ 2 साल पीछे, 2 साल पीछे मतलब व्हाट, नॉर्मल कंपनीज जो 16 से फॉलो कर रहे थे वो एनबीएफसी 18 से फॉलो करेंगे, नॉर्मल कंपनीज जो 17 से फॉलो कर रहे थे वो एनबीएफसी 19 से फॉलो करेंगे। ऑफिशियली लैंग्वेज बोलूँ, अगर कोई भी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज़्यादा है तो उनको इंडेक्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2018 से। बाकी की कोई भी एनबीएफसी जो लिस्टेड है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, पर अगर वो एसएमई पर लिस्टेड है तो हम उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे। एंड अगर आप लिस्टेड हो तो आपको नेटवर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी की कोई भी एनबीएफसी की जिस भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज़्यादा है वो लोग फॉलो करेंगे 1 अप्रैल 19 से। एनबीएफसी कभी भी वॉलंटरीली फॉलो नहीं कर सकता। एनबीएफसी ने फॉलो किया मैंडेटरीली तो 4 लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, सेम रूल, होल्डिंग, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरी। इट में भी अगेन बोल रहा हूँ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट में भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सेकंड चीज, एनबीएफसी को इंप्लीमेंटेशन 2 साल पीछे था, पर वो लोग जो नेटवर्थ चेक करेंगे वो नेटवर्थ तो 31 मार्च 14 का ही चेक करेंगे, उसमें 2 साल पीछे जाके 31 मार्च 16 का चेक करने की जरूरत नहीं है। बैंक के लिए किसने बोला था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि 1 अप्रैल 18 से। उसके बाद बोला था कि हम जब तक उसके बाद बोला था 1 अप्रैल 19 से, और उसके बाद बोला है जब तक हम फर्दर नोटिस ना दे तब तक बैंक वालों को इंडेस आपको एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए आईआरडीए बोल रहा है कब से? 1 अप्रैल 2021 से। आज की तारीख में इंडिया के 2 बड़े सेक्टर, दैट इज नथिंग बट बैंक एंड एनबीएफसी, वो सॉरी बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, वो तो इंडेस फॉलो नहीं कर रहे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत गलत सोच रहे हैं कि अब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं हो गया। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इंडिया में हायर साइड में बोल रहा हूँ 15,000 कंपनीज ही ऐसी है जो इंडेस फॉलो कर रहा है। अदर देन दैट 15,000 कंपनीज, वो लोग भी आज की तारीख में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। एंड अदर देन कंपनीज के लिए लाइक प्रोपराइटर, लाइक पार्टनरशिप, एचयूएफ, उन लोगों को तो कंपल्सरीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अकाउंटिंग करना है।
मतलब आपके लिए एएस भी इतने इंपॉर्टेंट है, इंड एस भी इतने इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोल रहे हैं फ्यूचर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकल जाएगा, आंसर इज नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो रहेगा, पर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एग्जैक्टली किसके जैसे बना देंगे, इंड एस के जैसे बना देंगे। क्लियर? अच्छा, अभी भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो समझो। मैं नॉर्मल कंपनी से हूँ, पर मेरी सब्सिडरी एनबीएफसी है, तो कहने से मैं कुछ अलग डेट से इंड एस चालू करूँगा, वो कुछ अलग डेट से चालू करेगा। सेकंड चीज, मैंने यहाँ पे मेरे स्टैंड अलोन के लिए इट मे बी पॉसिबल मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है, पर जब कंसोलिडेशन की बात आए तो कहने से मुझे कुछ इंड एस फॉलो करना पड़े। ये सब कुछ प्रॉब्लम आने वाला है जब होल्डिंग एंड सब्सिडरी का डेट अलग है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का डेटा कुछ अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रहा है, तो जब मर्ज करने की नौबत आएगी तब कुछ होने वाला है। दूसरा चीज़ में आपका दिमाग प्रिपेयर करके रखना, कल जब लेक्चर में आओ तब। आज मैं इंडिया में हूँ, पर मेरी सब्सिडरी आउट ऑफ इंडिया है। मैं जब इंडिया में हूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंडिया फॉलो करूंगा, पर जब मेरी सब्सिडरी आउट ऑफ इंडिया है तो वो तो कहने से वो जिस कंट्री में है उस कंट्री का गैप फॉलो करेगा। तो कहने से जब कंसोलिडेशन की बात है कुछ आएगी तब ये प्रॉब्लम सब कुछ होने वाला है। क्लियर? फाइनली हम आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें बहुत कुछ डिस्कस करना है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।